हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दैट इज़ कॉल्ड क्रेज़ी डिसीज़ेस दैट मेक्स अस क्रेज़ी। ऐसे अजीबो गरीब प्रकार के जो डिसऑर्डर्स हैं, बीमारियां हैं जो हमें भी बेवकूफ़ बनाती हैं, हमें भी पागल कर देती हैं। द क्रेज़ी डिसीज़ेस दैट मेक्स अस क्रेज़ी। तो आज जो भागवत गीता का चैप्टर नंबर 2 का श्लोक नंबर 32 हमें ये बताएगा। आज की मेडिकल साइंसेस पे हम भी इतने स्टंट हो जाते हैं जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ सिम्टम्स लेके आते हैं, और क्या क्या उनका जेनेटिक डायग्नोसिस आता है, क्या क्या उनका एकदम अजीब व गरीब सिम्टम्स के साथ आते हैं। आज ऐसे 2-3 डिसीज़ेस के बारे में हम बात करेंगे और साथ में इनसे कैसे बचा जाए, इनसे कैसे दूर रहा जाए। इवन इफ़ वी आर डायग्नोस्ड विद ऑल दीज डिसीज़ेस, अगर ये सारी बीमारियां आ भी जाती है, भगवान न करे कभी आए, अगर आ भी जाती हैं तो कैसे एक अपर वो थोड़ा ऊंचा जाके एक हायर पर्पस, एक हायर गोल को अप्रोच करके हम इससे दूर हो सकते हैं और कैसे हम इनसे बच सकते हैं। तो आज जो हम ये सीखेंगे ये क्रेज़ी डिसीज़ेस में, और कृष्णा हमें बताएंगे इससे बचने का तरीका। कृष्णा हमें वो युक्ति सुझा रहे हैं जिससे हम इन सारी डिसीज़ेस से बच सकते हैं। तो पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदंत स्वामीति नामिने। नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए पहले श्लोक पढ़ते हैं। यत्रेच्छा च उपानम स्वर्गद्वारं पवित्रतम सुखिनां क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्धमिदृश्यम्। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं कि जब वह कहते हैं कि उसे इस युद्ध के कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रियों का धर्म है कि वह सभी क्लेशों को नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राज्यों के सैनिकों को जीत कर धर्मपूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं है। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों तरह का लाभ है। मतलब अर्जुन के लिए इट्स अ विन विन कंडीशन। तो भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं कि भाई बहुत लाभकारी है तुमको ये युद्ध करने की जो अपॉर्चुनिटी मिली है। बहुत कम लोगों को अपना स्वधर्म निभाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है और तुम्हें मिली है, और तुम इसको अपना सकते हो और तुम ये कर पाओगे, कर सकते हो। परंतु अर्जुन जो है बार बार यही कह रहा है कि नहीं, ये हिंसा है, मेरा नरकगामी हो जाऊंगा, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन कृष्ण यहाँ उसे समझा रहे हैं कि भाई क्षत्रियों का धर्म क्या होता है। क्षत्रियों का धर्म होता है कि जो राज्य के वो संचालक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है, वो वहाँ का सुख शांति को पूरे प्रॉपर वहाँ पे सुख शांति रहे, उसके लिए वो लोग वर्क करते हैं। और सेकेंडली वो कई बार
बहुत सारे लोग जो अव्यवस्थित हो जाते हैं या युद्ध की संभावना हो जाती है, तो वो उस युद्ध को कवर करते हैं। तो वहाँ तो हिंसा होनी ज़रूरी है, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। और यदि तुम इस धर्म युद्ध में जीत जाते हो तो तुम्हें राज्य मिलेगा, और अगर तुम हार जाते हो तो तब भी कोई दुख की बात नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के द्वार खुले हैं, क्योंकि तुम शहीद हुए हो। इस धर्म युद्ध में तुम शहीद हुए हो तो तुम स्वर्ग जाओगे ही जाओगे, तो उसमें तो दो राय है नहीं। अब इससे हम क्या सीख लेते हैं? अब इससे हम ये सीख लेते हैं कि हाउ टू प्रिवेंट आवर सेल्फ फ्रॉम क्रेजी डिसीजेस जो हमारी एग्जिस्टेंस को ख़राब करते हैं, और वो कैसे। अब मैं आपको ना कुछ ऐसे डिसीज़ेस के बारे में बताऊंगी, और ऐसे कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में बताऊंगी जिन्होंने ये डिसीज़ेस से सफ़र किया और वो एक ऊंचाइयों पे थे। मतलब कोई भी नाप दंड हमारे पास नहीं रहा कि ऐसा डिसीज़ गरीबों को होगा, ऐसा डिसीज़ जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनको होगा। हाईली एजुकेटेड लोग, हाईली पॉलिश लोग जो बहुत अच्छी व्यवस्था में रह रहे हैं, उनको इस प्रकार के डिसीज़, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं कि आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है, हर प्रकार की सुख सुविधाएं वेस्टर्न वर्ल्ड में हैं, एक अमेरिकन ड्रीम कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द इंडियंस ट्राई करते हैं कि वो बाहर के देशों में जाए, अपना करियर बनाएं, परंतु वेस्टर्न वर्ल्ड में देखा जाता है कि ये इतने प्रकार के वहाँ पे डिसीज़ेस हैं, इतने प्रकार की वहाँ पे बीमारियाँ हैं जिनके बारे में हमने सोचा नहीं। जितना हम उन्नतिशील होते जा रहे हैं उतना ही हम बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। आज से 50-100 साल पहले थायराइड बड़ों को होता था, हार्ट डिसीज़ कहा जाता था, अमीरों की बीमारी है, शुगर अमीरों की बीमारी कही जाती थी, और आजकल ये गांव-गांव में प्रचलित है। इवन हमारी कंट्री जो है डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनने में ज़्यादा समय हमारी कंट्री को नहीं लगेगा। तो ऐसा क्या हो रहा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में ये, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्या हो गए? हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हमारे खिलाफ हो गई। मतलब जो इम्यूनिटी हमें ये डिसीज़ेस, बैक्टीरिया, वायरसेस, इनसे बचने में मदद करती है, वही इम्यूनिटी क्या है, हमारी सेल्स को खा रही है। अगर सीधे सीधे शब्दों में समझा जाए कि इंडियन आर्मी इंडियन सिविलियंस के अगेंस्ट हो गई और अपने ही दोस्तों को, अपने ही सिविलियंस को मार रही है, तो वही होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। तो इतना प्रगतिशील होने में क्या, मतलब हम क्या मिस कर रहे हैं? हम इतने प्रॉस्पेरस हो रहे हैं, हमारे पास आधुनिक सुविधाएं इतनी हैं, हमारे पास कपड़े धोने के लिए फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, पानी ठंडा करने के लिए फ्रिज है, एक बटन से हमें पूरे संसार की जानकारी मिल सकती है, सुख सुविधाएं हैं, एसी है, कुछ सब कुछ है। कहीं पे हमें जाना है तो फटाफट हमारे पास अपनी गाड़ियां हैं जो हम मेंटेन कर सकते हैं, घर है, और सारी सुख सुविधाएं होने के उपरांत भी ये डिसीज़ हमारे को क्यों आ रहा है? हम हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में तो धूल मिट्टी का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो उसके उपरांत वहाँ पे अजीबोगरीब। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लेडी है वहाँ पे युगांडा में, उनको मदर युगांडा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनको डॉक्टर ने बोला कि भाई तुम जो है बच्चे पैदा करती रहो। उसने कहा क्यों? क्योंकि उसको एक ऐसी बीमारी है जिसमें उनकी जो ओवरी है, जिसमें जो अंडा कोश है, उनका जो ओवरी है उसमें इतने सारे अंडे बनते हैं और वो ओवरी फूली फूली रहती है, और यदि वो उस समय बच्चा पैदा ना करे तो वो ओवरी में इतने अंडे इकट्ठे हो जाते हैं कि उनको बहुत पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और उसको बर्स्ट होने के भी चांसेस होते हैं। तो इस डिसीज़ का नाम है हाइपर ओवुलेशन डिसऑर्डर। उनकी जो ओवरी है उसमें इतने सारे एग्स बन रहे हैं, तो 40 की उम्र में उनके 44 बच्चे हैं, जिसमें से कई बच्चे मर चुके हैं, तो 37 बच्चे वो अकेले सिंगल हैंडेडली पाल रही हैं, क्योंकि अब उनके पति ने भी उनको छोड़ दिया। और क्योंकि डॉक्टर ने उनको बोला था, उनकी 12-13 साल में शादी तय हुई थी, और तब से वो बच्चे पे बच्चे पैदा करती जा रही हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा कार्य नहीं करेंगी तो उनको क्या है, उनकी ओवरी का बर्स्ट होने के चांसेस है, उनके पेट में जहर फैलने के चांसेस है। आपने देखा होगा कितनी अजीबोगरीब बीमारी है। दूसरा एक बहुत मशहूर क्या कहते हैं, एक बहुत मशहूर अमेरिकन हुए जिनका नाम था हॉवर्ड ह्यूज। इनके ऊपर एक मूवी बनी है एविएटर,
ठीक है, लियोनार्डो डी कैप्रियो है उनके अंदर उस मूवी में। तो उसमें एक बंदे की कहानी है जिसने 3 साल बना दिए, ही वॉज सच अ परफेक्शनिस्ट, ठीक है। 1940s के ज़माने में उन्होंने ऐसे एविएशन की फ़िल्म बनाई, ऐसे प्लेन्स उड़ाए, वो प्लेन किराए पे लिए या बनाए और उनको उड़ाया, और एक मूवी बनाई फॉलन एंजल्स के नाम से या हेल एंजल्स के नाम से उन्होंने मूवी बनाई, जिसको 3 साल लग गए बनने में। एक सीन था वहाँ पे, उन्होंने उसको दोबारा रीशूट किया क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था, उन्हें बैकग्राउंड में बादल चाहिए थे। सो ही वेटेड कि जिस प्रकार के बादल वो सोच रहे हैं, पूरा पीछे ब्लू स्काई और वाइट कलर के बादल हुए वैसे, और उसमें इकट्ठे इतने सारे प्लेन्स चले। ऐसी मूवी बनाने के लिए ही वेटेड फॉर 3 years। ऐसा जब सिनेरियो सामने आया तब उन्होंने वो सीन शूट किया। सो ही वॉज सो परफेक्शनिस्ट, ठीक है। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो क्योंकि उन प्लेन्स से रिलेटेड उन्होंने इतनी मूवीज़ बनाई कि प्लेन्स के साइंस को वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे थे। तो उन्होंने अमेरिकन नेवी के लिए भी एयरफोर्स के लिए भी एक ऐसा प्लेन बनाया जिसमें बहुत सारे बम बारूद और बहुत सारे लोग बैठे जाए और वो आसमान से इतना ऊंचा उठे कि वो डिटेक्ट भी ना हो। ऐसा भी प्लेन उन्होंने बताया, आप उनके बारे में गूगल कर सकते हैं, हार्वर्ड ह्यूज के बारे में। और ऐसा बंदे की जो है, ही वेंट इनटू अ OCD डिसऑर्डर। उस समय ये मेंटल बीमारियों के बारे में नहीं पता था। OCD डिसऑर्डर होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मतलब अगर एक बंदे ने अपनी किताब अगर ऐसे रखी है, वो अगर हल्की सी भी ऐसे हुई तो वो जब तक किताब को सीधा नहीं करेगा तब तक वो अपना ध्यान किसी और चीज़ में लगा नहीं सकता। वो किसी के साथ हैंडशेक नहीं करते थे क्योंकि उनको डर था कि किसी का कोई डिसीज़ उनको ना आ जाए, ठीक है। और उनको एक ऐसी प्रकार की बीमारी हुई जिसको कहते हैं एलोडाइनिया। एलोडाइनिया एक ऐसा डिसीज़ है जिसमें अगर कपड़ा भी पहना जाए तो एक नॉर्मल कपड़े का भी बॉडी पे टच होने का मतलब है वो बहुत पेनफुल होता है। मतलब इतना सीवियर पेन होता है कि जैसे किसी ने खंजर ठोक दिया हो या जैसे बहुत सारी सुइयाँ चुभ रही हों। सो एक ये डिसऑर्डर होता है एलोडाइनिया का कि कपड़ा भी बॉडी को टच नहीं होता। तो जैसे जैसे इनका एज बढ़ा है, जैसे इनका OCD था और मल्टीपल इनको डिसऑर्डर्स हो गए, और ये हर काम ना एक रूटीन में करते थे। इनका फिक्स था ब्रेकफास्ट इतने बजे करना है और एक ही चीज़ खानी है ब्रेकफास्ट में, वही सालों से वो चीज़ खाते रहे। दोपहर के खाने में वही चीज़ चली और डिनर भी वही चीज़ का ही चला। मतलब वो अपने डाइट में भी चेंजेस नहीं कर पा रहे, तो वो इतने रिजिड थे। उनको एलोडाइनिया डिसऑर्डर हुआ और तब वो क्या करते थे, उन्होंने एक होटल में जाके कमरा ले लिया था और वो वहाँ पे निर्वस्त्र बिल्कुल नंगे बैठे रहते थे और सिर्फ एक हल्का सा कपड़ा अपने जेनिटल्स पे रखते थे, रेड कलर का हैंकरचीफ उस पर अपने जेनिटल्स पे रखते थे। उसका भी पेन उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। लोगों से मिलना उन्होंने छोड़ दिया था और अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो बैक टू बैक एट अ लूप एक ही मूवी को बार बार देखते रहते थे। एक ही मूवी कम से कम उन्होंने 500 या 1000 बार देखी होगी। तो वो ऐसे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते थे और जब इनकी मृत्यु हुई तो कहा जाता है इन्होंने खाना पीना बहुत छोड़ दिया था और इनकी बॉडी को इनके फिंगरप्रिंट से पहचाना गया कि हाँ ये बॉडी इनकी है, ये पहचाने भी नहीं जा रहे थे, ठीक है। और एक अभी मूवी पहले बहुत समय पहले एक मूवी आई थी ब्यूटीफुल माइंड्स, जिसमें एक मैथमेटिशियन के बारे में बताया गया था जिनको सिजोफ्रेनिया नाम का एक डिसऑर्डर था, जहाँ पे वो इमेजिनरी लोग बनाते थे, इमेजिनरी लोग हैं, ठीक है। उनको यही लगता रहता था कि वो एक अमेरिकन क्योंकि वो इतने अच्छे मैथमेटिक्स स्किल्स हैं, वो इतना अच्छा रशियन का डिकोड कर सकते हैं लैंग्वेज, और उनको ऐसा लगता था कि वो एक अमेरिकन एजेंसी में काम कर रहे हैं, सीक्रेट एजेंसी में काम कर रहे हैं, जहाँ पे वो डिफरेंट मैगजीन्स में अमेरिकन्स का जो है वो रशियंस का जो है वो डिकोड करते हैं मैसेज, और वो एनवलप सील करके बॉक्स में डालते रहते थे और छुप के जाते थे और उनको लगता था कोई उनको फॉलो कर रहा है, छुप के उनको कोई देख रहा है। और जब वो कॉलेज में भी थे तो उनके एक इमेजिनरी फ्रेंड था। ऐसे मल्टीपल चीज़ें जो थी उनके साथ हो रही थी और ये वो रियलिटी और नॉन रियलिटी में फ़र्क ही नहीं कर पाए।
ऐसे ही एक सिजोफ्रेनिया का पेशेंट मेरे पास भी आया। वो एक लड़की थी जिसने शादी करनी थी, ठीक है। उन्होंने सिंपल सी बात है, आजकल शादी में कई बार लोग नहीं बताते कि हम ग्लासेस वेयर करते हैं, हम चश्मिश हैं, लेंसेस लगा के चले जाते हैं। जब शादी की डेट तय हो जाती है तो कई बार कई लोग सर्जरी करा लेते हैं, लेज़र करा लेते हैं, जिससे आँख का नंबर ठीक हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाए। तो ऐसे उस लड़की मिलने गई, रिश्ते में हाँ हो गई, और उसको ये लगा कि उसने ये तो बताया नहीं कि वो चश्मा यूज़ करती है, वो तो लेंसेज लगाती है। तो उसके पेरेंट्स ने कहा बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम तुम्हारा लेज़र करा देंगे, तुम ठीक हो जाओगे। और जैसे ही उसका वो लेज़र का सर्जरी कराया गया तो पता नहीं उसका दिमाग क्या फिरा, कैसे हुआ, शी वॉज डायग्नोस्ड विथ सीजोफ्रेनिया। उसको यही लगता रहता था कि हाँ उसका झूठ पकड़ा गया है, उसके फियांसे को पता चल गया है कि उसका झूठ पकड़ा गया है, कि वो उसने उसको झूठ बोला है। और कैसे पकड़ा गया, उसने उसके घर में पूरी जगह कैमरेज लगा दिए हैं। तो ये मल्टीपल चीज़ें होती रही। पेरेंट्स ने बहुत ज़बरदस्ती से उसकी शादी कराई, और जब वो ससुराल गई तो वो लड़की का एकदम दिमागी बैलेंस ख़त्म हो गया। नहाने में वो 2-2 घंटे लगाती थी, और क्या कहते हैं, अगर उसको वॉशरूम जाके अपने हाथ धोने होते थे तो वो किचन की सिंक में आके अपने हाथ धो रही है। तो जो उसके इन-लॉज थे वो तो बहुत चक्का रह गए कि भैया हो क्या रहा है। वो अपने हनीमून पे भी गई तो वहाँ भी उसका हस्बैंड उसे संभालता रहा कि ये क्या कर रही है, ये हो क्या रहा है इसको, ये क्यों मेरे से रूड बिहेव कर रही है, क्या मैंने इसका कर दिया, अभी तो हमारी लाइफ स्टार्ट हुई है। एंड फाइनली वो वेडिंग जो थी, वो मैरिज थी, वो नल एंड वॉइड हो गई। क्योंकि वो लड़की एकदम सीजोफ्रेनिक हो गई। फाइनली नाउ शी इज़ फाइन, शी हैज़ गॉट अ जॉब, शी इज़ ऑन मेडिकेशन। पर ऐसा क्या हुआ कि दिमाग उसका एकदम से, जो चीज़ें बचपन से भगवान हमें एकदम राइट बॉडी, राइट माइंड, एवरीथिंग राइट देते हैं, तो क्या होता है कि कहाँ हम भटक जाते हैं। एक और डिसऑर्डर, एक बड़ा फ़नी सा ट्यूमर बॉडी में होता है, जिसे कैंसरस ट्यूमर, जिसको कार्सिनोइड ट्यूमर कहा जाता है। अब ये कार्सिनोइड ट्यूमर क्या करता है कि आपकी बॉडी में ना फील गुड हार्मोन्स बढ़ा देता है। फील गुड हार्मोन्स इतने बढ़ा देता है कि आपको लगता है कि आप जो कर रहे हो आपको उसमें खुशी हो रही है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आजकल लोग डिप्रेशन में है, एक फील गुड हार्मोन बढ़ाने वाला अगर कोई ट्यूमर हो जाए तो ये अच्छी बात है। नो, फर्स्ट थिंग इट्स कैंसरस, और वो पूरी बॉडी में फैलता है। दूसरा, जब ये हमारी बॉडी के सेरोटोनिन्स बढ़ा देता है, एक फील गुड हार्मोन बढ़ा देता है, तो क्या होता है, मॉरल्स लूज़ हो जाते हैं, राइट और रॉन्ग में समझ नहीं आता कि क्या होता है। सो एक मेरी पेशेंट थी जिसको ये कार्सिनोइड ट्यूमर था, शी वॉज डायबिटिक और शी हैड द कार्सिनोइड ट्यूमर। वो 60 इयर्स की लेडी थी जिसके हस्बैंड की रिसेंटली डेथ हुई, एंड शी वॉज लाइक फ्री। उसको ऐसा लगा उसको ज़िंदगी जीने का वो मिल गया उसके हस्बैंड की डेथ के बाद। शी वॉज लाइक वेरी फ्री, शी स्टार्टेड वेयरिंग फ्रॉक्स, ठीक है, शी इज़ फैट, शुगर उनका इतना हाई जा रहा है, उनको कोई दिक्कत नहीं है उससे, वो खाना पीना नहीं कट कर रही, वो परहेज़ नहीं कर सकती। शी कैन चेंज डॉक्टर्स बट वो परहेज़ नहीं कर सकती। और वो ऐसी ड्रेसेस पहनने लगी, वो बिकनी तक आ गई, शी वॉज अ फैट, वो ट्रिप्स पे जाने लग गई। एंड उसकी फैमिली पूरी भौचक्का थी कि फुल सलवार कमीज़ पहनने वाली लेडी को एकदम ऐसा क्या हुआ। सो सम पीपल थॉट कि ये रिबाउंड है उनके हस्बैंड की डेथ के बाद, शी इज़ एन्जॉइंग लाइफ, बट वो रुका ही नहीं, ठीक है। शी स्टार्टेड फ्लर्टिंग विद पीपल, अपनी आधी उम्र के लोगों के साथ शी स्टार्टेड फ्लर्टिंग। शी वॉज अ दादी ऑफ अ गर्ल एंड अ बॉय, गर्ल जो कि 12th में है और बॉय जो कि 8th स्टैंडर्ड में है। तो आप सोचिए शी मस्ट बी इन हर 60s। तो और शी इज़ फ्लर्टिंग, शी इज़ प्लानिंग अ ट्रिप फॉर गोवा विद हर सिस्टर्स, विद हर फ्रेंड्स, और वो बस हर चीज़ पे खुश हैं। वो अपने डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं कर रही, उनको रिस्ट्रिक्शंस चाहिए नहीं, जो रिस्ट्रिक्शन कर रहा है वो उनके लिए दुश्मन है। वो डॉक्टर बदल सकती है पर वो डाइटरी रिस्ट्रिक्शन नहीं ले सकती। उनको डबल ट्रिपल इंसुलिन लग रहा है, उनको वो चीज़ मंजूर है, पर लेकिन वो अपना डाइटरी चीज़ कम नहीं कर सकती। तो वो इतनी अंदर से फील गुड हो गई, फ़ोन पे बातें करनी, सेक्स टॉक्स करनी, मतलब एक प्रॉपर जो एक 60 ईयर ओल्ड लेडी की एक डिग्निटी होती है, एक 60 ईयर ओल्ड लेडी की एक एक इम्प्रेशन होता है, तो एक ग्रेस होता है। शी लॉस्ट इट, शी स्टार्टेड बिहेविंग लाइक कि
शी वॉज अ टीनेजर, जस्ट टीनेज में आई एंड एवरीथिंग इज़ वेरी न्यू एंड शी वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर, हर चीज़ वो खोजना चाहती है, हर चीज़ देखना चाहती है। एंड फाइनली शी वॉज डायग्नोज विद दैट ट्यूमर जिसका सर्जरी हुआ एंड फाइनली शी इज़ डूइंग फाइन नाउ। लेकिन आप देखिए कितनी अजीबोगरीब डिसऑर्डर्स हैं, इंडिया में नहीं थे। इंडिया में आप जितना भी वैदिक साइंसेस उठा के दिखाओ, उठा लो, उसमें आपको कहाँ डिसीज़ेस मिल रहे हैं। सिर्फ वॉर इंजरी होता था, हैज़ा फैल गया, इन्फेक्शियस डिसीज़ेस होते थे, ठीक है, या छोटे चाइल्ड बर्थ में मदर का डेथ हो रहा था, टेटनस, ऐसे ही इन्फेक्शियस डिसीज़ेस थे। कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स नहीं थे, कोई डायबिटीज़ नहीं था, कोई हार्ट डिसीज़ नहीं था। तो ये कहाँ से आए? वेस्टर्न वर्ल्ड में ये बहुत सालों से, मतलब आज हम जैसे हमने हार्वर्ड ह्यूज के बारे में बात करी, तो ही वॉज प्रेजेंट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब 1940s के टाइम का ये जो उनको डिसऑर्डर हुआ था 1940s में, जब उनको ये बीमारी हुई थी, तब तो इंडिया में ये चीज़ें सुनने भी नहीं थी। सबको लगता था ऊपरी हो गया है या इसको हवा आ गई है या कुछ होता था, वो भी झाड़ा वाड़ा लोग लगाते थे, एवरीथिंग वाज फाइन। व्हाट वाज दैट कि क्यों ऐसे हम क्रेज़ी हो गए इन डिसीज़ेस में, अजीबोगरीब डिसीज़ेस जो लाइफ थ्रेटनिंग है, जो बहुत डिसहार्टनिंग है, जो बहुत ज़्यादा हमें ड्रेन आउट कर देते हैं, जो हमारे को बहुत ज़्यादा डिस्करेज करते हैं, जो हमारे फेथ को लूज़ करते हैं। क्यों आए? बिकॉज हम जो है सुपर परफेक्शन में चले गए, हम अपना धर्म भूल गए। जो हमने पिछली क्लास में सीखा था, धर्म रक्षते रक्षति, इस प्रिंसिपल को भूल गए। और तभी कृष्णा ये कह रहे हैं अर्जुन को कि यू आर लकी, यू आर वेरी लकी कि तुम्हें ये अवसर मिल रहा है कि तुम अपना धर्म को निभा सको, तुम अपने कार्य को कर सको, तुम्हें ये अवसर मिल रहा है अर्जुन। बहुतों को तो ये अवसर नहीं मिलता। क्यों? फ्यू पीपल आर बॉर्न, उनका कब कुछ विकलांग पैदा होते हैं, किसी को बॉडी डिफॉर्मिटीज़ होती है, कोई बहुत ज़्यादा पुअर फैमिलीज़ में पैदा हो जाते हैं कि जो सिर्फ अपने ब्रेड एंड बटर के लिए ही चलते रहते हैं, तो अपने धर्म के बारे में कोई नहीं सोचता। तो यहाँ कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि और यू आर वेरी वेरी लकी कि तुमको ये अवसर मिल रहा है कि तुम अपने धर्म को निभा सको। धर्म जो है तुम्हें रक्षा करेगा। क्यों? आगे हम जब पढ़ेंगे ना, तो कृष्ण ये भी कहते हैं कि अपना धर्म थोड़ा सा गलत से, मतलब गलत से नहीं, अगर अच्छे से नहीं भी निभा पा रहे तब भी स्टिक टू योर ओन धर्म, डोंट कॉपी अनदर पर्सन, ठीक है। तुम जिसको हम कहते हैं ना नाच ना जाने आंगन टेढ़ा कौन, कौआ चला हंस की चाल, मतलब कौए का जो धर्म है उसको वो निभाना है। अगर कौआ हंस बनने को करेगा तो उसको डिसीज़ आएगा ही आएगा। सो हमने क्या किया, हमने मॉडर्नाइजेशन के पीछे में एक अपना जो इनोसेंस है, जो हमारे अंदर का जिसको कहते हैं एक सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ, हम खो गए। हम इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमने अपनी लाइफ को बन लिया, हम इतने ज़्यादा परफेक्शनिस्ट बन गए कि वो परफेक्शन जो है, एक होता है नॉर्मल अच्छा काम करना, ठीक है, एक होता है गुड लेवल पे काम करना, एक होता है काम चलाऊ काम करना। पर लेकिन कई बार जब हम बहुत गुड लेवल पे परफेक्शन में काम करते हैं तो हम उसमें इतने ज़्यादा एंटेंगल हो जाते हैं कि हमें हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए। हम नो, हम रॉन्ग, ये चीज़ें सुन ही नहीं सकते। हम इतने ज़्यादा फास्टिडियस हो जाते हैं कि जो चीज़ जैसी है हमें वैसी चाहिए, हमारे हिसाब से चाहिए। और इन सारी चीज़ों में क्या होता है, हम अपने आप को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स समझ लेते हैं कि हर चीज़ जो है हमारे हिसाब से होनी चाहिए। तो वर्ल्ड शुड गो अराउंड लाइक व्हाट वी वांट। मतलब अगर मैं अपने पेरेंट्स को चाहती हूँ कि वो ऐसा करें, वो वैसे ही करना चाहिए। अगर मैं अपने फ्रेंड्स को चाहती हूँ कि वो ऐसे हमारे साथ ट्रीट करें, वैसा ही चाहिए। सो हम चाहते हैं कि एक रोबोटिक वर्ल्ड हो जो हमारे हिसाब से चले। हम अपने आप को सेंटर कर लेते हैं, बट दिस इज़ अ यूटोपियन ड्रीम। ऐसा कभी नहीं होता। आपको हर प्रकार के लोग टकरते हैं, हर प्रकार के लोगों का माइंडसेट होता है। तो क्या होता है, आप डीपली हर्ट हो जाते हो, आप उस चीज़ को इनवर्ड ले लेते हो। यार मैंने ऐसे बोल दिया मेरे साथ, ऐसे कर दिया इसके साथ, अरे ये अभी जैसे पीछे कोरोना टाइम गया, अभी भी कुछ नए नए केसेस कोरोना के आ रहे हैं, तो उनको लगता है भाई मेरे को तो ये डिसीज़ नहीं हो गया। हम इतने एंटेंगल हो गए उस आइडिया में कि हम पागल ही हो गए, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो गई। मेरे पास बहुत पेशेंट आए उस समय डरते हुए, डॉक्टर साहब
कोरोना तो नहीं हो गया, गला हल्का सा खराब, डॉक्टर साहब कोरोना तो नहीं। वाई? बिकॉज वी वर सो मच एंटैंगल इन इट। जो एडवाइजरी आई थी उसको जस्ट फॉलो करना था अपनी प्रिकॉशंस के लिए, लेकिन व्हेन वी गो अहेड फ्रॉम अ प्रिकॉशन टू अ नेक्स्ट लेवल, हम उस आइडिया में एंटैंगल हो जाते हैं। जैसे परफेक्शन में हम एंटैंगल हो गए, जैसे सक्सेस के उसमें हम एंटैंगल हो गए। सक्सेस का मतलब नाम के आगे 4 डिग्री। सक्सेस का मतलब बड़ी गाड़ी, ऑडी, BMW घर के बाहर। सक्सेस का मतलब वाइट ड्रेस में, स्पार्कलिंग वाइट ड्रेस में शॉफर का खड़ा होना। सक्सेस का मतलब एक बहुत बड़ा शैंडेलियर ड्राइंग रूम के बीच में चमक। सक्सेस का मतलब ओवरली रिवीलिंग ड्रेसेस पहनना। सक्सेस का मतलब स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऐसी डिफरेंट यूरोपियन, इंग्लैंड, अमेरिकन कंट्रीज़ में वेकेशन होना, मालदीव्स जाना। सक्सेस का मतलब एक अच्छे से होटल में हर दूसरे तीसरे दिन खाना खाना। सक्सेस का जो क्राइटेरिया हमने बना लिया, हम उसमें इतने एंटैंगल हो गए कि उसके लिए हमें पैसा चाहिए, पैसे के लिए हम गधे बन गए, और गधे बन के हमने जस्ट अपनी गति कर ली, काम कर लिया। तो कृष्णा ये कह रहे हैं कि तुम्हारा धर्म है क्षत्रिय, तुम्हारे पास सारी बॉडी है, सेम माइंड है, सेम बॉडी है, जिससे तुम अपना धर्म निभा सकते हो। क्यों? ये तुम्हें 2 चीज़ें देगा। अगर तुम जीत गए तो यू विल बी सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड, और अगर तुम हार गए तो तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुले हुए हैं। तो सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड मतलब डिसीज़ फ्री रहोगे, आपको कोई डिसीज़ नहीं होगा, आप बिल्कुल सैनिटी से जाओगे, सेन माइंड से अपना जो है जीवन व्यतीत करोगे। पर हम क्या है, काम में इतने ज़्यादा घुस गए हैं कि हमारे अंदर क्रोध आ गया जब हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, और फिर जब हम इतने परफेक्शन में जाते हैं। सो बीइंग, शोइंग, फेकिंग, यस, जस्ट आई वांट टू ब्रेक अ न्यूज़ टू यू हियर कि शोइंग, फेकिंग एंड बीइंग अ परफेक्शनिस्ट इज़ अ कैंसर सॉइल। यस, और ये एक कैंसर सॉइल है। जब आप सिचुएशन में इतना ज़्यादा दब जाते हो। मेरे पास एक लड़की आई और बच्ची थी, वो 7 साल की, शी इज़ लर्निंग कथक। उसकी मम्मी ने उसको इतना डांट के, इतना डिसिप्लिन कर रखा है कि नाउ शी इज़ पीपल प्लीज़र। वो जैसे उसकी मम्मी कहती है बैठ जाओ, वो बैठ जाती है। जैसे उसको बिहेव करना होता है, मतलब शी हैज़ बिकम हाईली मैच्योर। 7-8 साल की लड़की, उसको एकदम ऐसे लेडी की तरह एक्सपेक्ट किया जाता है, और वो हर चीज़ अपने पेरेंट्स को देखती है। अगर उसे कुछ लेना भी है, अगर चॉकलेट भी उठानी है किसी पड़ोसी के घर, तो वो 4 आंखें करके देखती है अपने पेरेंट्स को। गुड मैनर्स होना अच्छी बात है, लेकिन बचपन लूज़ करना बुरी बात है। और तो आई मेड हर अंडरस्टैंड कि जो आप इसको, वो खुद कहती है मेरी डॉटर इज़ अ परफेक्शनिस्ट, और मैंने उसको यही कहा कि तुम इतना जो परफेक्शन में डाल रहे हो, दिस इज़ द कैंसर सॉइल, दिक्कत आएगी उसको। और वो क्या हुआ, टचवुड, भगवान की दया से उसे कैंसर तो नहीं हुआ, बट उसको ऐसी डिसऑर्डर्स आ गए, उसके स्किन पे सप्रेशन की वजह से डिसऑर्डर्स आ गए, उसके ग्रोइंग पेन्स इतनी सीवियर उसको होने लग गई, जबकि वो इतना अच्छा डाइट ले रही है। पर दूध उसे नहीं भी पीने का मन होता तो भी वो अपनी मम्मी के डर से हर चीज़ करती है। सो दीज ऑल थिंग्स क्या करते हैं, आप जब बहुत परफेक्ट, अब आप किसी से बदला ले रहे हो, ठीक है, आपको दिखाना है कि भैया मेरे को इससे बदला लेना है, और आप जैसे सास बहू का फॉर एग्जांपल लेते हैं, बहू और सास की बनती नहीं है, और सास इज़ लाइक वेरी एडमेंट, और उसको लगता है नहीं अब मेरे को अपनी बहू से बदला लेना है, तो बेटे को क्या करती है, इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है, अपने आप को परफेक्शन, एपिटोम ऑफ परफेक्शन, एपिटोम ऑफ विक्टिमहुड बनाना शुरू कर देती है। अकेले कहीं ट्रैवल करेगी और कहेगी देखो मैं तो अकेली हो गई, बूढ़ी हूँ, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, ऐसे ट्रैवल विक्टिम कार्ड करती है। और फिर ऐसे ऐसी चीज़ें प्लान करती है, धार्मिक स्थलों पे, जो आज तक कभी वो धार्मिक स्थलों पे नहीं गई, धार्मिक स्थलों पे जाना शुरू कर देती है, और अपने आप को सब रिश्तेदारों के सामने पिटीफुल बना देती है, एकदम बिल्कुल ऐसे दिखाती है मेरे से ज़्यादा परफेक्शन। सो व्हेन शी फेक्स परफेक्शन, कैंसर आएगा। यस, आएगा ही आएगा, दिस इज़ अ रूल। जो भी चीज़ आप फेक करते हो, जब भी आप दूसरे की तरह बनना शुरू करते हो, वहीं पे आपकी सेल्स जो है ऑल्टर हो गई। आपको एक परफेक्ट बॉडी मिली है, आपको एक परफेक्ट सेल्स मिली है, ठीक है। आप क्या करते हो, अपने दिमाग से किसी
रॉन्ग पर्सन को आइडल बना देते हो या किसी रॉन्ग रीज़न से आइडल बना लेते हो, आप एक दूसरी चीज़ बनने की कोशिश करते हो, तो सेम बॉडी कैसे दूसरी चीज़ बन सकती है? तब क्या होगी, आपकी बॉडी की सेल्स ऑल्टर होने लग जाती हैं, और जब वो ऑल्टर होती हैं, जब वो वैसे डिफ्रेंशिएट होनी शुरू हो जाती है, तब म्यूटेशन आता है, तब कैंसर आता है, तब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है और तब आपको डिसीजेस आते हैं। ये तो हो गया एक एक्सपेक्ट। तभी कृष्णा कह रहे हैं अपना धर्म करो, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ यू, शास्त्र पढ़ो, गुरु साधु शास्त्र से सीखो, व्हाट इज़ द गोल ऑफ योर लाइफ। जब तुम वो करोगे, तुम अभी ये क्या है, वानप्रस्थ धर्मा, वान जो आपका धर्म है, जो आपका आश्रम है, उसके रूल्स और रेगुलेशंस को अच्छे से फॉलो करो, सिन से बचो, झूठ नहीं बोलो, एक स्टेबल एक सटल लाइफ जियो, एकदम एंटैंगल मत हो परफेक्शन में, एकदम एंटैंगल मत हो सुपियोरिटी में, एकदम इंटैंगल मत हो एक फेकनेस में कि हाँ हम कितने रिच हैं, हमको ये दिखाना है, हमें वो दिखाना है। सो एक मैं अपने सर का केस प्रेजेंट करना चाहती हूँ। मेरे सर के पास एक केस आया था, एक लेडी का जिसका अपनी मदर के साथ डिस्प्यूट रहता था, और वो लेडी जो थी बहुत रिच थी, उसने अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर बहुत सारा सामान ख़रीदा हुआ था। वो मतलब उसके लिए नीचा रहना वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, उसके लिए नीचा दिखना वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, चाहे वो कर्जे में सारा सामान ले रही थी, पर फिर भी उसकी ना पूछी थी, और उसको पता था कि कुछ टाइम में उसकी मदर के साथ उसका सुलह हो जाएगा, और क्योंकि उसकी मदर सुपर रिच है तो वो उसके सारे जो ये क्रेडिट्स के वो हैं वो उसकी मदर पे कर देगी। तो ऐसे ही वो 1 साल करती रही, क्रेडिट्स का चलता रहा, इंटरेस्ट चलता रहा, और फाइनली जब उसकी मदर ने उसको अपनी प्रॉपर्टी से डिसो कर दिया, डिस्प्यूट इतना ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि वो झुकने को तैयार नहीं थी, उसकी ना पूछी थी, उसको लगा मैं इसका ब्लड चाइल्ड हूँ तो ये मेरे को कभी ऐसे डिसोन नहीं कर पाएगी। अनएक्सपेक्टेडली जब ये सिचुएशन आई तो शी कमिटेड सुसाइड। झुकने से ज़्यादा उसने मरना प्रेफर किया। क्यों? अपना जो धर्म था उसने नहीं निभाया, जो मतलब उससे एक्सपेक्टेड था। एज अ ह्यूमन हम बहुत कुछ कर सकते थे, शी कुड हैव कट हर एक्सपेंसेस, पर एक माइंडसेट जो था ना एकदम रिचनेस दिखाने का, एकदम क्लास दिखाने का, नथिंग, ही कुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़। ऐसे ही मैंने न्यूज़पेपर में एक केस पढ़ा था, एक लेडी थी, शी वॉज, जब इंदिरा गांधी के टाइम का केस था, तो वो नवाब्स थे, और जब डेमोक्रेसी आई तो सब पैलेसेस, नवाबगिरी सब ख़त्म हो गई थी। शी वॉज फ्रॉम नवाब ऑफ लखनऊ की कोई वाइफ थी। सो उसने इंदिरा गांधी को कहा कि नहीं, तुमने हमारा पैलेस ले लिया, गिव मी अ पैलेस इन दिल्ली। तो इंदिरा गांधी सेड कि मैं तुम्हें ना एक पॉश सोसाइटी में अच्छा फ्लैट दे देती हूँ, जहाँ पे तुम्हारे पास सारी फैसिलिटीज़ होएंगी, जहाँ पे तुम्हारे पास वाटर, अच्छा पीने का पानी होगा, वहाँ पे तुम्हारे पास कूलिंग, इलेक्ट्रिसिटी होएगी। शी सेड नहीं नहीं नहीं, आई जस्ट वांट टू लिव इन अ पैलेस, मुझे एक पैलेस दो। तो एक बहुत पुराना दिल्ली में पैलेस था, जो बहुत ही उस समय ऐसे ओपन भी था और ऐसा था। तो वो लेडी वहाँ उसने वो प्रेफर किया अपने बेटे, अपनी बेटी के साथ, उसके कई कुत्ते थे और बहुत सारे बहुत सारे नौकरों के साथ वो वहाँ पे शिफ्ट हो गई। सिंस वो बहुत रिच थी तो खाना पीना चलता रहा, बच्चों ने कभी काम नहीं किया, और वहाँ पे वो अंधेरे में रहते, जंगल के बीच में वो एक पैलेस था, नौकर वगैरह रहते थे। जब उनको भी उनके खर्चे नहीं मिलने लगे कि उनकी रिचनेस, आप कुआं भरा हुआ भी क्यों ना हो, एक टाइम पे आके तो वो खाली होगा ही होगा। सो उसकी डॉटर, उसने अपने बच्चों के दिमाग में ये सेट कर रखा था, इट इज़ बेटर टू डाई रादर देन बीइंग पुअर, रादर देन शोइंग योर सेल्फ बिलो अ डिग्निटी, रादर देन बीइंग शोइंग योर सेल्फ एज अ पुअर। गरीब दिखने से अच्छा मरना अच्छा है। सो फाइनली जब उसके पैसे ख़त्म होने लग गए एंड शी वॉज वेरी एडिमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से उसको फिर ऑफ़र आया, शी रिफ्यूज़। उसके पास ऐसे कालीन थे, कार्पेट्स थे, स्विट्ज़रलैंड से लाया हुआ ये क्रॉकरी सेट था, एवरीथिंग वाज सो एक्सक्लूसिव उसके पास थी, पर शी वॉज नॉट रेडी टू बच। और फाइनली जब उसके नौकर भी छोड़ने लग गए, जब हालात बहुत ख़राब हो गए, उसका सुसाइड का तरीका भी देखिए, ना फांसी ना गोली, अपने ही डायमंड्स को
चूरा करके खा गई कि नहीं सुसाइड भी करूँगी तो एक एक्सक्लूसिव वे में, जो मेरे डायमंड्स हैं उसी को, उसमें रूबी पन्ना जो भी उसके पास था उसी को क्रश करके शी कमिटेड सुसाइड। दोनों भाई बहन चलते रहे, बहन को शिकार का था, उसके पास मल्टीपल कुत्ते थे एंड फाइनली वो कुछ कर नहीं रहे थे, रियासत ख़त्म हो चुकी थी, वो एक कन्फाइनमेंट में थे, फिर भी वो एक रॉयल्टी, एक दिमागी रॉयल्टी में रह रहे थे। द सिस्टर ऑल्सो जब वो 48 ईयर्स की हुई शी कमिटेड सुसाइड बाय हैंगिंग। और वो जो प्रिंस था, द सो कॉल्ड प्रिंस, वो 50-60 ईयर्स की एज पे मर गया। और बाद में, बहुत बाद में पता चला कि उसकी बॉडी ऐसे पड़ी है क्योंकि सबने उसको छोड़ दिया था एंड उन्होंने थ्रू आउट लाइफ कुछ नहीं किया था। सो कृष्णा इज सेइंग, देखिए दे हैड ऑल द अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, हमने अभी उनकी बात करी जिनके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ आती नहीं है, जो विकलांग हैं, जो मेंटली इंसेन पैदा हुए हैं, जिनको CP है, मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। बट कृष्णा सेज इवन पीपल विद सेन माइंड आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। वो अपने आप को दूसरी चीज़ों में एंटैंगल कर देते हो। तो अर्जुन तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि तुम जो है ये कार्य कर सकते हो, तुम अपना धर्म निभा सकते हो और तुम क्या है अपने आप को डिसीज़ फ्री रख सकते हो इस वर्ल्ड में। और क्या मिलेगा तुम्हें, परलोक भी तुम्हारा सुधर जाएगा, परलोक में भी तुम्हें जो है स्वर्ग मिलेगा। तो तुम क्यों ऐसे एंटैंगल हो रहे हो? तो यू आर वेरी लकी। लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती अपना धर्म करने के लिए, ठीक है। तो बाद में जो मैंने लोगों की कहानी बताई कि दे वर बॉर्न गुड बट दे एंटैंगल्ड, उन्होंने अपने आप को ऐसा उलझा लिया कि एक दूसरा पर्सन बनने में फेक करने लगे, एक परफेक्शन को फेक करने लग गए। आप परफेक्शन को फेक करोगे आपको डेफिनेटली कैंसर होगा। आपको नहीं, आपको स्पॉन्टेनियस होना है, गोइंग विद द फ्लो। लेकिन क्या सही है क्या गलत है, गुरु साधु शास्त्र से हमें ये चीज़ सीखनी है। एक भक्ति ऐसी चीज़ है, भक्ति एक हायर गोल की तरफ लेके जाती है जो हमारे हार्ट में ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, एक गुड ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है। उसमें हमें फेक नहीं करना पड़ता, स्लोली स्लोली ट्रांसफॉर्म अस, हमें ऐसा जीव बना देती है कि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहें। अब प्रश्न उठता है कि ये तो हमें पता चल गया, अगर हम अपना वर्ण आश्रम धर्म को अच्छे से निभाएंगे, अपने धर्म को अच्छे से निभाएंगे तो धर्म रक्षते रक्षती तो होगा। लेकिन अगर हमें डिसीज़ आ गया है, हमें ये नॉलेज बाद में मिली, अब हम क्या, या वी आर बॉर्न विद सर्टेन डिसऑर्डर्स। जैसे मेरे पास कमेंट्स भी आए थे कि मैम अगर ऐसा हो जाता है तो आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट। देखिए गेम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, एवरीवन इज़ सफरिंग, ठीक है। जो ना इस वीडियो के उस साइड मिजरीज़ कम है, ना वीडियो के इस साइड मिजरीज़ कम है। नो वन, ऐसा कोई वैक्सीन ही नहीं बना कि लगा दो और आप कभी दुखी नहीं होगे, ओल्ड एज नहीं आएगा, डिसीज़ नहीं आएगा। आएगा आएगा। जितनी ठाकुर जी ने श्वास लिखी है उतनी श्वास तो मिलेगी ही मिलेगी। नाउ आई टेल यू, यहाँ आई वर्क अंडर अ मैनेजमेंट, ये मेरा एक चैरिटेबल क्लिनिक है वेर आई वर्क अंडर अ मैनेजमेंट। और वहाँ पे एक लेडी है जो मैनेजमेंट का पार्ट है, उनको कम से कम उनकी बॉडी पे 30 ऑपरेशन हो चुके हैं, ठीक है। उनके पेट में कैंसर भी था, उस कैंसर को भी लोगों को निकाला गया। उनके इवन सन इन लॉ इज़ वेरी फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ दिल्ली, तो उन्होंने उनका पेट का ऑपरेशन किया। वो ऐसी ऐसी कंडीशन, उनके हाथ में रॉड लगी हुई है, इतनी उनकी सर्जरीज हो चुकी है, उनका अपेंडिक्स पेट में फट गया था। शी 60 ईयर ओल्ड और हर बार लगता था वो गई, अब नहीं बचेंगी वो आंटी, अब नहीं बचेंगी गुप्तानी आंटी, अब वो गई, अब वो गई, अब वो गई। लेकिन एवरी टाइम शी कम्स बैक, ठीक है। और अभी उनको ऐसा डिसऑर्डर हो गया है कि शी कैन नॉट कंट्रोल हर स्टूल, उनको लूज मोशन होता है, उनका इवन स्टूल कपड़ों में निकल जाता है। शी हैज़ रश टू द टॉयलेट, हर बार उनको टॉयलेट में भागना पड़ता है। वो कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, दिन में कम से कम 20 टाइम्स वो स्टूल के लिए जाती है। पानी भी पी रही हैं तो वो, उनको लेटरिन आ रही है, वो जा रही हैं। और एक टाइम ऐसा आ गया उनके स्टूल में ब्लड आना शुरू हो गया और इतना ब्लड कि पूरा कमोड भर जाता, उनके यूरिन में ब्लड आने लग गया और पूरा कमोड भर गया। उनका हीमोग्राम जो था, हीमोग्लोबिन जो था वो 3 रह गया और वो बेहोश होकर गिर गई। और फिर उनको वहाँ पे डॉक्टर के अंडर, ऑन्कोलॉजिस्ट के अंडर लेके गए और उन्होंने सब चेक किया। उनको 3-4
यूनिट्स जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हुआ, और उनको उनके जमाई ने ये बोला, उनके सन इन लॉ ने कहा कि भाई मम्मा तुम्हारे अंदर का ना यूरिनरी और स्टमक सिस्टम आपस में मर्ज हो गया है, तो कुछ बचा ही नहीं है, ना हम इसमें कुछ सर्जरी कर सकते हैं, सिर्फ दवाइयों पे आप चलते रहो। अभी भी शी डजंट ईट एनीथिंग, और वो ऐसे चल रही है, वो सारा टेम्पल का काम संभाले हुए हैं, मैनेजमेंट संभाली हुई हैं, ठीक है। क्यों? मतलब एवरी टाइम 30 सर्जरीज, एवरी टाइम उनका था कि शी इज़ गोइंग, शी इज़ गोइंग, शी इज़ गोइंग। इवन वो ठाकुर जी से अभी पीछे रथ यात्रा गई थी, तो वो रथ पकड़ के ये कह रही है, ठाकुर जी आई एम सफरिंग वेरी मच, तो आप मुझे मौत दे दीजिए, मैं नहीं झेल सकती। मैं, मेरा सबसे बड़ी हॉबी थी, आई वॉज अ फूडी, मैं खाना खाना चाहती थी, पर अब मैं कुछ खा ही नहीं पाती, तो प्लीज़ आई डोंट वांट टू लिव। तो और देखिए क्या हुआ, ठाकुर जी ने जितनी सांस लिखी है वो उतनी ही ले रही है, शी इज़ डिज़ायरिंग डेथ, पर डेथ आ नहीं रही। तो क्या, और जबकि उनका जो केस हिस्ट्री कोई भी डॉक्टर देखता है, उनकी फ़ाइल कोई भी डॉक्टर देखता है, तो वो कहते हैं ये लेडी ज़िंदा है, ये लेडी अभी भी ज़िंदा है क्या। सो आप देखिए, अगर डिसीज़ आ गया है तो डोंट वरी, जितनी श्वास जो है ठाकुर जी ने लिखी है वो तो आपकी होगी ही होगी, बट आपको ऐसे फ्रस्ट्रेट नहीं होना, आपको डेथ नहीं मांगनी, आपको एक हायर पर्पस के लिए लिव करना है। तो गुरु साधु शास्त्र आपको हायर पर्पस बताएंगे, व्हाट इज़ योर हायर पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ योर बेसिक धर्मा, व्हाट इज़ योर बेसिक थिंग यू कैन डू। और व्हेन यू स्टार्ट फॉलोइंग दैट, जब आप उसको फॉलो करना शुरू कर देते हो, वो आपको इस मिजरीफुल थिंग से बाहर निकाल देता है, प्योरीफाई करता है। एंड समटाइम्स आप उस चीज़ को, जब आप अपने बेसिक नेचर, ट्रू नेचर के अकॉर्डिंग चलना शुरू करते हो, आप, यू वांट टू बी योर रियल सेल्फ। व्हाट इज़ आवर रियल सेल्फ, ये हमें गुरु साधु शास्त्र बताते हैं। आवर रियल सेल्फ इज़ लिविंग हम्बल, आवर रियल सेल्फ इज़ कि हम भगवान के धाम वापस जाएं, क्योंकि हम वो मछली हैं जिसको पानी से बाहर निकाल के यहाँ रखा हुआ है, हम तड़प रहे हैं। आवर रियल सेल्फ इज़ डूइंग कीर्तन, आवर रियल सेल्फ इज़ कि हम ऐसी चीज़ों में, जो फैंसीफुल चीज़ों हैं उसमें, मटेरियलिस्टिक थिंग्स में इंटैंगल ना हो। पहले के लोग, पहले ज़माने में लोग क्या सोचते थे, भाई हमारा परलोक सुधर जाए, आज का हमें कोई फ़िक्र नहीं है। हालांकि वो लोग एक्सप्लॉइट हुए धर्म के नाम पे, बट वो नापदंड नहीं है। आज एजुकेशन है, आज सब चीज़ें ओपन है, आप गुरुओं को ईज़िली अप्रोच कर सकते हो, आप एक ट्रू गुरु, एक सतगुरु के अंडर जाके सीख सकते हो। पहले के ज़माने में लोग बड़े इनोसेंट हुआ करते थे कि हमें अपना परलोक सुधारना है, तो बहुत ऐसे क्रूकुड लोग भी आए जिन्होंने धर्म के नाम पे उन्हें एक्सप्लॉइट किया। पर आज का सिनारियो ऐसा नहीं है। यदि आप, बट येस, इफ़ यू चीट समवन यू विल गेट चीटेड। अगर आप गुरुओं को अप्रोच करते हो कि नहीं हमारा घर बन जाए, बंगला बन जाए, पैसे आए, गाड़ियाँ आए, शोहरत आए, बच्चे फ़ॉरेन पढ़े, ये है, तो दिस इज़ चीटिंग। तो आपको ऐसे चीटिंग करने वाले ही गुरु मिलेंगे। हाँ ये हो जाएगा, ये लो, ये विभूति ले लो, ये ऐसा हो जाएगा, ये कर लो, वो ये उपाय कर लो। नहीं, आपको समझना है कि बियॉन्ड दिस बॉडी ऑल्सो आई हैव एन एग्जिस्टेंस। मेरा रियल धर्म क्या है, मैं, आप रियल क्या हो अंदर से, आपका आत्मा का शाश्वत चीज़ क्या है, वो रियलिटी क्या है। तो जब आप वो स्पॉन्टेनियस रियलिटी में जाते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। इवन अगर आपकी बॉडी में डिसीज़ है, तब भी कई केसेस में वो डोरमेंट हो जाते हैं। जैसे मैं अपना बहुत फेमस एग्जांपल बोलती हूँ, बहुत क्लासेस में बोला होगा कि एक लड़की है जिसको एंकलोसिस स्पॉन्डिलोलिटिस डिसऑर्डर है, जिसमें आप रोबोट बन जाते हो, आप इधर भी मुड़ रहे हो तो आपको पेन हो रहा है, आपकी पूरी जो स्पाइन होती है वो बिल्कुल बैम्बू स्टिक की तरह खड़ी खड़ी स्पाइन बन जाती है। तो वो लोग, वो सीवियर पेन में रहते हैं। जितने भी एंकोलोसिस के पेशेंट आते हैं वो 10-10 पेन किलर रोज़ की खाते हैं। और वो लड़की क्या, वृंदावन में रह रही है, मस्त रहती है, कीर्तन करती है, माला करती है, और सिर्फ वर्ले उसे कभी अटैक आता है, 1 हफ्ते की दवाई दो ठीक हो जाती है। एक और ऐसे एंकोलोसिस का मेरे पास पेशेंट आया, वो इस्कॉन में ब्रह्मचारी हैं इस्कॉन में, और उनको भी ये डिसीज़ रहा है, पर वो सारी सेवा कर रहे हैं। बहुत रेयर उनको कभी प्रॉब्लम होता है, वो दवाई के लिए भी रेगुलर नहीं है। कहते हैं कि कभी हमें दर्द होता है तो हम दवाई खा लेते हैं, दैट ठीक है, पेन किलर्स वो नहीं खा रहे, बोले 2-2, 3-3 महीने में कभी एक खानी पड़ जाए। वाई? क्योंकि वो अपने रियल सेल्फ को प्रोपोगेट कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रही छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, नो, आप अपनी पेस पे, अपनी प्लेस पे
भगवान का ग्रेस असेस कर सकते हो। एट योर ओन पेस, एट योर ओन प्लेस आप भगवान का ग्रेस ले सकते हो। सो ये गुरुज हमें बताते हैं कि हाउ कैन वी डू, ठीक है। तो व्हेन वी गो फॉर अ रियल सेल्फ, हम अपनी बॉडी की सेल्स को ऑल्टर नहीं करते और हम सही रहते हैं, डिसीज़ फ्री रहते हैं, हम एंटेंगल नहीं होते, हम काम में, क्रोध में, लोभ में, मदह में, मत्सर्य में, हम इन चीज़ों में के एंटेंगल नहीं होते, ईगो में, प्राइड में, अहंकार में, लालच में, काम में कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हम अपने आप को एंटेंगल नहीं करते क्योंकि ये फायर है, नेवर बुझने वाली फायर है। हम एक बार इसमें चले जाएंगे तो हम जलेंगे ही जलेंगे। लेकिन अगर हम अपनी रियल सेल्फ पहचान लें तो हमें ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप को बहुत हम्बल एग्जिस्टेंस पे ले आएंगे और ऐसे हमारे गुरुज हमें गाइड करते हैं। सो फाइंड द हायर पर्पस ऑफ योर लाइफ, फाइंड योर रियल सेल्फ टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम द क्रेजी डिजीज़। तो कृष्णा कितना कह रहे हैं कि अर्जुन तुम लकी हो, तुम्हें ये अवसर मिल रहा है, सबको नहीं मिलता ये अवसर, और जिनको मिलता है सब इस चीज़ के लिए ऑप्ट भी नहीं करते। तो तुम कौवा हंस की चाल मत करो, तुम दूसरी चीज़ मत बनो, यूँ, क्योंकि तुम डिसीज़ इन्वाइट कर लोगे खुले हाथों से। और आजकल क्रेजीनेस ऑफ डिसीज़ का कोई अंत नहीं है जी। माया जो है बहुत खेल खेल सकती है, माया अनंत अनंत प्रकार के क्रेजी डिसीज़ेस ला सकती है। सेल्स को, बॉडीली सेल्स को ऐसा ऑल्टर कर सकती है कि हमारा दिमाग चकरा जाएगा और सफरिंग्स बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। इवन हमारे जो अर्थ है उसके ऊपर 7 प्लानिटरी सिस्टम ऊपर है और 7 प्लानिटरी सिस्टम नीचे हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ये 7 सिस्टम नीचे हैं। ये अमेरिका से भी ज़्यादा ऑपुलेंट है। वहाँ पे गोल्ड है, वहाँ पे ऐशो आराम है, पर वहाँ पे क्या है, लोभ, ग्रीड, ये सब बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पे मतलब डार्कनेस है, वहाँ पे लोग डिसीज़्ड रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इन्हीं चीज़ों में एंटेंगल्ड है। तो जो प्रोस्पैरिटी है, अच्छी जगह नहीं लगी, चैरिटी नहीं करी, उसी में परफेक्शन में एंटेंगल हो गए। देखिए, जिन जिन लोगों का मैंने एग्जाम्पल दिया, दे हैव बीन वेरी परफेक्शनिस्ट इन देयर फील्ड। मैं उनके द्वारा की गई उपलब्धियों को नहीं निकाल रही, लेकिन मेरा मापदंड ये है कि हमारा शरीर सही रहना चाहिए। हम जो है ये सारी जो चेंजेस हैं हमारे एनवायरनमेंट में, जो टॉक्सिक, कई बार हम रिलेशनशिप में आते हैं, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आते हैं, चाहे पोल्यूशन हो, चाहे टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, वो सारी चीज़ें हमें नुकसान नहीं देनी चाहिए। हम एकदम बचे हुए रहें। जैसे कमल के पत्ते के ऊपर पानी जो होता है वो पत्ते से अटैच नहीं होता, वो गिर जाता है, स्लिप हो जाता है। उसी प्रकार हमारे अराउंड एक ऑरा हो, हमारे अराउंड एक इम्यूनिटी हो कि जो ये सारी चीज़ें हमसे यूँ करके निकल जाएं। इवन इफ़ वी हैव डिसीज़, हम जीन्स को अपनी मेंटल पावर से एक हायर पर्पस, बीइंग रियल यू से चेंज कर सकते हैं। हम उन जीन्स को अगर ऑल्टर नहीं कर सकते तो डोरमेंट कर सकते हैं, सुला सकते हैं, और हम उस डिसीज़ को दूर कर सकते हैं और वो कभी भी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा। सो विद दिस, टू हाउ टू एंड दीज क्रेजी डिसीजेस दैट मेक्स अस क्रेजी, प्लीज़ अपनाइए, एक सद्गुरु की शरण में जाइए, भागवत गीता अच्छे से पढ़िए, बिकॉज दिस मेक्स यू डिसीज़ फ्री। यह आपको बीमारियों से बचाने का एकदम इम्यूनिटी शॉट है। तो विद दिस 3 टाइम्स हरि नाम करते हुए हम अपनी ये क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे। कोई प्रश्न हो चैट बॉक्स में लिखिएगा, ट्राई करेंगे उसके आंसर देने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन, आपका वीक शुभ हो, कृष्णमय हो। हरि बोल।